फिल्म की शुरुआत वर्ष 2014 में होती है, एक ऐसा समय जब ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर पहुंच गई है और जलवायु परिवर्तन से मानवता के अस्तित्व को खतरा है। तेजी से घटते संसाधनों के साथ वैज्ञानिक दुनिया को बचाने के लिए समाधान खोजने की तात्कालिकता से जूझ रहे हैं। आसन विलुप्ति का मुकाबला करने के एक हताश प्रयास में CW7 नामक एक चमत्कारी शीतलक की खोज की गई है। दुनिया के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने की उम्मीद में 79 देशों के अधिकारियों ने तेजी से CW7 को वायुमंडल में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि परिणाम किसी की भी कल्पना से परे है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के बजाय CW7 ग्रह को अत्यधिक ठंड में डुबो देता है, जिससे एक नए हिमयुग की शुरुआत होती है। एक सप्ताह से भी कम समय में अधिकांश मनुष्य बर्फीले तापमान की चपेट में आ जाते हैं। इस जमे हुए सर्वनाश के बीच मानवता का एक छोटा सा हिस्सा स्नोपियर्सर नामक एक अनोखी ट्रेन में सवार होकर जीवित रहता है। रेलवे विशेषज्ञ विल्फोर्ड द्वारा तैयार की गई ये ट्रेन एक सतत गति इंजन द्वारा संचालित है जो अत्यधिक ठंड को सहन करती है। ट्रेन दुनिया भर में एक अंतहीन यात्रा पर मानव अस्तित्व का आखिरी गढ़ बन जाती है। ट्रेन को ठंड से बचाने के लिए इसका हीटिंग सिस्टम केवल तभी काम करता है जब यह निरंतर गति में हो। रेलवे ट्रैक दुनिया भर से आपस में जुड़ी हुई पटरियों का एक पैचवर्क, एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बनाता है। यह अद्वितीय डिजाइन ट्रेन को ठीक एक वर्ष में एक पूरा चक्कर पूरा करने की अनुमति देता है, जो इस जमी हुई दुनिया में समय की नई माप के रूप में काम करता है। 2031 में स्नोपियर्सर की स्थापना के बाद से 17 साल बीत चुके हैं, एक ऐसा समय जब ट्रेन लगातार आगे बढ़ती है, अपनी गति को कभी नहीं रोकती है। इस आत्मनिर्भर दुनिया की सीमाओं के भीतर मानवता के अवशेष 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक अस्तित्व के लिए अपने संघर्ष से जूझ रहा है। इस सूक्ष्म जगत के शीर्ष पर विल्फोर्ड हैं, जो सतत गति इंजन के पीछे दूरदर्शी और मानव आबादी के निर्विवाद नेता हैं। इंजन भंडारण के ऊपर रहने की अफवाह है। विल्फोर्ड अपने लिए एक पूरा कमरा रखते हुए समृद्ध जीवन का आनंद लेता है। उनके पीछे संभ्रांत लोग हैं, सामने के डिब्बों में रहने वाली आबादी का चुनिंदा 1%। वे बार, महंगे रेस्तरां, सैलून, अस्पतालों और यहाँ तक कि अपने विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के लिए स्कूलों में विलासिता की गोद में रहते हैं। अगली पंक्ति में मध्य डिब्बे के निवासी प्रथम श्रेणी के निवासियों के लिए मेहनत करने वाले मजदूर हैं। हालांकि उनके पास समान सुविधाओं का अभाव है, फिर भी वे प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी का दर्जा पाने की आशा रखते हैं। निचला क्षेत्र, जो अंतिम छोर पर छोटे खिड़की रहित डिब्बे में रखा गया है, में मवेशियों के समान मुफ्तखोर लोग शामिल हैं। केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए वे कभी कभार ग्लूटेन की काली पट्टियों पर निर्भर रहते हैं, इस मंत्र पर टिके रहते हैं कि कम से कम वे जीवित हैं। हालांकि उन्हें सूरज की रोशनी पाने या कोई संसाधन प्राप्त करने के विशेषाधिकार से वंचित रखा जाता है। आजीविका के लिए ट्रेन में एक अंतर्निर्मित ग्रीन हाउस है, जो कुलीन वर्गों के लिए पर्याप्त सब्जियां उपलब्ध कराता है। जीवित रहने के लिए आवश्यक पानी अथक लोकोमोटिव के सामने बर्फ पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। इस सीमित अस्तित्व में एक दोपहर 2 गार्ड अंतिम डिब्बे में जाते हैं, जेली जैसे पदार्थ के रूप में भोजन वितरित करते हैं, जिसे प्रोटीन बार कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वे दलित आबादी के बीच एक वायलिन वादक की तलाश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से वर्ग आधारित मनोरंजन की ओर इशारा करता है। स्नोपियर्सर की सीमित दुनिया के भीतर अस्तित्व के लिए संघर्ष तेज हो गया है, क्योंकि कठोर वर्ग विभाजन तेजी से स्पष्ट हो गया है। एक बुजुर्ग जोड़ा एक कष्टदायक विकल्प का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, यह महसूस करते हुए कि उनमें से केवल एक ही थोड़ा बेहतर जीवन जी सकता है। जब जोड़ा अलग होने से इनकार करता है, तो गार्ड बल प्रयोग करते हैं, वृद्ध महिला को धक्का देते हैं और उसके पति को जबरन खींचकर ले जाते हैं, जो उनके अलग अलग अस्तित्व में निहित क्रूरता को दर्शाता है। मुफ्तखोरों के शीर्ष पर कर्टिस और एडगर, 2 दृढ़ निश्चयी युवक, अपने समुदाय में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद ठोस परिवर्तन मायावी बना हुआ है। प्रतिदिन उन्हें एक अकेला कैप्सूल मिलता है, जिसमें ट्रेन के ब्लूप्रिंट से लेकर प्रेरक उद्धरण तक का संदेश होता है, जिसकी उत्पत्ति एक पहेली बनी हुई है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में कैप्सूल ट्रेन के डिजाइनर नोम के नाम का खुलासा करता है, जो वर्तमान में जेल डिब्बे में एक कैदी के रूप में बंद है। 2 असफल विरोधों के परिणामस्वरूप हताहतों की संख्या के बावजूद लचीले मुफ्तखोरों का नेतृत्व कर्टिस और एडगर द्वारा किया जाता है। असफलताओं के बावजूद समान अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी भावना अटूट बनी हुई है। कर्टिस इस विश्वास से प्रेरित होकर कि रहस्यमय कैप्सूल भेजने वाला एक सहयोगी है, सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद को समर्पित कर देता है। पिछले 17 वर्षों से वो और एडगर अपने अगले कदम की योजना बना रहे हैं, दूसरों को अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
मुफ्तखोरों में गिलियम भी शामिल है, एक विकलांग वृद्ध व्यक्ति जिसका एक हाथ और एक पैर गायब है, फिर भी वो अपनी सामूहिक दुर्दशा को सुधारने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ है। गिलियम समूह के आध्यात्मिक नेता अलग अलग समुदाय को एक साथ रखते हैं, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्नोपियर्सर की ठंडी सीमाओं में फ्रीलायर्स के नेता कर्टिस मायावी डिजाइनर नोम के साथ एक बैठक का सुझाव देने वाला एक गुप्त संदेश प्राप्त करने पर गिलियम से मार्गदर्शन मांगते हैं। हालांकि उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है क्योंकि गार्ड डिब्बे में घुस आते हैं और हर बच्चे की ऊंचाई मापते हैं। तनाव तब और बढ़ जाता है जब दो बच्चों टिम्मी और एंडी को जबरदस्ती ले जाया जाता है, जिसके बाद टिम्मी की मां ने हताश होकर गुहार लगाई। एंड्रू नाम का एक व्यक्ति अन्याय सहन करने में असमर्थ गार्डों पर अपना जूता फेंकता है, जिससे उनका क्रोध भड़क उठता है। मंत्री मेसन ट्रेन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रहस्यमय व्यक्ति दर्ज करें। फ्रीलायर्स द्वारा देखे गए प्रथम वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मेसन एक लोहे की मुट्ठी के साथ शक्ति का उपयोग करता है। अधिकार के क्रूर प्रदर्शन में वह एंड्रू को 7 मिनट तक अपना हाथ ट्रेन से बाहर रखने के लिए मजबूर करके दंडित करती है। जब वो इसे पुनः प्राप्त करता है तो हाथ जम जाता है और गार्ड कठोर सटीकता के साथ इसे काट देते हैं, जिससे एंड्रू को असहनीय दर्द होता है। मेसन अपने रुख पर अडिग होकर इस विभत्स कृत्य का उपयोग मुफ्तखोरों की अधीन स्थिति को मजबूत करने के लिए करती है। उनकी तुलना उन जूतों से करती है जो निचले पायदान पर बने रहने के लिए हैं। मुफ्तखोर गुस्से से उबल रहे हैं, चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। लगातार हो रहे अन्याय को खत्म करने के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर वे गार्डों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक विस्तृत योजना शुरू करते हैं। अफवाहें फैल रही हैं कि गार्ड खाली बंदूकों से लैस हो सकते हैं, क्योंकि पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके पास कथित तौर पर गोलियां खत्म हो गई थीं। कर्टिस ने इस अफवाह को सत्यापित करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और एक साहसिक प्रयोग शुरू किया। अगले दिन जैसे ही भोजन की दैनिक डिलीवरी के लिए डिब्बे का दरवाजा खुलता है, कर्टिस खुद पर बंदूक तानते हुए जिम्मेदार व्यक्ति से भिड़ जाता है। जैसा कि अनुमान था, बंदूक खाली निकली, मुफ्तखोरों के लिए अपने नियोजित हमले को शुरू करने का एक संकेत, जो उनके भाग्य को नियंत्रित करने वाली दमनकारी ताकतों के खिलाफ उनके संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। साहसी योजना सफलतापूर्वक सामने आती है क्योंकि कर्टिस और मुफ्तखोर ट्रेन के जेल अनुभाग को तोड़ देते हैं। इस निषिद्ध डोमेन में कर्टिस अंततः मायावी डिजाइनर नोम से मिलता है, जिसका नाम गुप्त संदेशों में सामने आया है। नोम अपनी बेटी योना के साथ क्रोनोल नामक पदार्थ के प्रति अपनी लत का खुलासा करते हैं। समूह को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता है। कर्टिस उन्हें अपने गठबंधन के बदले में पर्याप्त क्रोनोल प्रदान करने के लिए सहमत होता है और नोम और योना मुफ्तखोर समुदाय में शामिल हो जाते हैं। अपने कौशल का लाभ उठाते हुए नोम अगले डिब्बे का दरवाजा खोलता है, जिससे एक खिड़की खुलती है जो समूह को 17 साल के निरंतर अंधेरे के बाद सूरज की रोशनी की झलक देती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, गरीब वर्ग के लिए रसोई क्षेत्र की खोज से उनका भ्रम टूट जाता है। जब उन्हें एहसास होता है कि वे जो प्रोटीन बार खा रहे हैं वे जमीनी तिलचट्टे से बने हैं, तो वे भयभीत हो जाते हैं। निडर होकर समूह अधिक डिब्बों के माध्यम से आगे बढ़ता है, अंततः जल निस्पंदन तक पहुंचता है। गिलियम ने गार्डों के साथ समान अधिकारों पर बातचीत करने के लिए फिल्ट्रेट को सौदेबाजी की चिप के रूप में रखने का प्रस्ताव रखा। हालांकि जब वे अगला दरवाजा खोलते हैं तो उनकी योजनाओं में अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है, जिससे सामने आता है कि कुल्हाड़ियों से लैस गार्डों की एक भीड़ उनके आने का इंतजार कर रही है। भीषण युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष हताहत हो जाते हैं। अराजकता के बीच नोम ने ट्रेन के बाहर एक महत्वपूर्ण विवरण देखा, एक बिंदु जिसे वह स्पष्ट रूप से याद करता है, जब वह पिछले साल दिखाई नहीं दे रहा था जब वह जेल में नहीं था। ये रहस्य उद्घाटन बाहर पिघलती बर्फ का संकेत देता है, जो मानव जाति के लिए जमीन पर जीवन को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का संकेत देता है। अचानक आए एक मोड़ में मंत्री मेसन ने एक खौफनाक घोषणा जारी की, जिसमें गार्डों को आदेश दिया गया कि 74% मुफ्तखोरों को सुरंग से गुजरते समय मार दिया जाए। रात्रि दृष्टि चश्मे से लैस गार्डों को एक भयावह लाभ मिलता है। आगामी लड़ाई के परिणामस्वरूप कर्टिस के समूह को एक महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, लेकिन अंततः वे क्रूर मंत्री मेसन को पकड़ने में कामयाब रहे। मेसन के हिरासत में होने से मुफ्तखोरों को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। बदला लेने की इच्छा के बावजूद उन्हें एहसास होता है कि गार्डों को हेरफेर करने के लिए उन्हें उसकी जरूरत है। मेसन अपनी जान के डर से एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करती है। कल चोरी हुए बच्चे किसी और के नहीं बल्कि ट्रेन के कप्तान विलफोर्ड के हैं। वह कैप्टन के इरादों से बेखबर है, लेकिन खुलासा करती है कि वह अक्सर बच्चों से जुड़े आदेश जारी करता है।
एक अनिश्चित गठबंधन में मेसन अपने जीवन के बदले में समूह को विलफोर्ड के डिब्बे तक ले जाने का वादा करती है। कर्टिस अनिच्छा से सहमत हैं और कुछ चुनिंदा लोगों ने मेसन के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया, जबकि अधिकांश ने अपनी सुरक्षा के लिए पीछे रहने का विकल्प चुना। प्रस्थान से पहले एंड्रू ने मेसन के सिर पर जूता पहने हुए समूह का एक प्रतीकात्मक चित्र बनाया, जो फ्रीलायर्स की तुलना निचले स्तर के जूतों से करने पर एक मार्मिक प्रतिक्रिया थी। उनकी यात्रा उन्हें भव्य प्रथम श्रेणी के लाउंज तक ले जाती है, जो एक मछली घर, ताजे फलों से भरपूर ग्रीन हाउस और एक सुशी स्टेशन से सुसज्जित है। मेसन बेशर्मी से अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों का दिखावा करते हुए उन्हें सुशी के लिए बैठने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि काव्यात्मक न्याय के एक कार्य में, जबकि अन्य लोग ताजी मछली का स्वाद लेते हैं, मेसन को वही प्रोटीन बार खाने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने मुफ्तखोरों को खाने के लिए निंदा की थी। जैसे ही समूह अगले डिब्बे में प्रवेश करता है, उन्हें बच्चों के लिए एक भयावह स्कूल का पता चलता है, जहां छोटी उम्र से ही उन्हें विलफोर्ड को अपने राजा के रूप में और मुफ्तखोरों को एक खतरा के रूप में देखने के लिए व्यवस्थित रूप से सिखाया जाता है। टिम्मी की माँ को लापता बच्चों के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि उन्हें सामने के दरवाजे से ले जाया गया था। इसके साथ ही ट्रेन एक उदास मील के पत्थर से गुजरती है, एक साइट जिसमें 7 खोजकर्ताओं के जमे हुए शरीर प्रदर्शित होते हैं, जो उजाड़ भूमि पर जीवित रहने के निरर्थक प्रयास में ट्रेन से कूद गए थे। मुफ्तखोरों के डिब्बे में लौटने वाले समूह के लिए प्रत्याशा बढ़ जाती है। आश्चर्य की बात है कि अंडे से भरी गाड़ी लेकर एक आदमी उनके पास आता है, जिससे उनका यह विश्वास टूट जाता है कि पृथ्वी के सभी प्रकार के जानवर विलुप्त हो गए हैं। वह इस धारणा को एक अफवाह के रूप में खारिज कर देता है, बिल्कुल खाली बंदूकों के मिथक की तरह। हालांकि जब वह सच्चाई का खुलासा करता है और उन पर गोलियां चलाता है तो मूड खराब हो जाता है। बच्चों की कक्षा में शिक्षक भी ऐसा ही करता है और कर्टिस के जवाबी कार्रवाई करने से पहले एंड्रू को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कक्षा का मॉनिटर आखिरी डिब्बे से भयावह सीसीटीवी फुटेज प्रसारित करता है, जहां एक गार्ड गिलियम को कैमरे के सामने लाता है और उसे बेरहमी से गोली मार देता है। गिलियम की मृत्यु कर्टिस के लिए एक गहरा झटका है, जिससे उसका गुस्सा और भड़क जाता है। प्रतिशोध की तलाश में उसने मेसन को गोली मार दी, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। बचा हुआ समूह आगे बढ़ता है, विलासिता शराब, महंगी पोशाक, सैलून, दवाओं और डॉक्टरों का आनंद लेने वाले उच्च वर्ग के व्यक्तियों से भरे कमरे में पहुंचता है। जैसे ही वे इंजन कक्ष के पास पहुंचते हैं, गार्डों की एक और लहर क्रूर हमला शुरू कर देती है। आगामी लड़ाई में भारी असर पड़ता है और टिम्मी की मां हिंसा का शिकार हो जाती है। भीषण लड़ाई के बाद केवल कर्टिस, नोम और नोम की बेटी योना ही बचे हैं। विलफोर्ड के कमरे के दरवाजे तक पहुंचने से पहले वे उत्साही युवाओं से भरे एक जीवंत क्लब से गुजरते हैं। नोम दरवाजे के तंत्र से अपरिचित उन्हें रुकने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है। बैठे हुए कर्टिस ने ट्रेन में अपने अतीत के एक भयावह अध्याय का खुलासा किया, एक हताश समय का खुलासा किया जब सबसे निचले वर्ग, जिसमें वो भी शामिल था, ने जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लिया। एक बच्चे की जान बचाने के लिए गिलियम के बलिदान ने कर्टिस को गहरे अपराध बोध से भर दिया, जो न्याय के लिए लड़ने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। नोम बदले में एक दृश्य पर्वत की ओर इशारा करते हुए खुलासा करता है कि ट्रेन के बाहर जीवन संभव है। वह एक नशेड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक विस्फोटक बनाने के लिए ट्रेन में सेंध लगाने और बाहरी हिस्से का पता लगाने के इरादे से क्रोनोल इकट्ठा करने की बात स्वीकार करता है। जैसे ही नोम विस्फोटक को प्रज्वलित करने की तैयारी करता है, विलफोर्ड का सहायक हस्तक्षेप करता है, उसके पैर में गोली मारता है और कर्टिस को अंदर लाता है। उम्रदराज विलफोर्ड के साथ आमने सामने कर्टिस को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। विलफोर्ड ने जनसंख्या पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर दंगे भड़काने के लिए कैप्सूल संदेशों का आयोजन किया। गिलियम इस योजना से अवगत है, मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विलफोर्ड के साथ सहयोग करता है, एक रहस्य उद्घाटन जो कर्टिस को गहराई से निराश करता है। बाहर नोम और योना प्रथम श्रेणी के हमलावरों के हमले के दौरान विस्फोट करने का प्रयास करते हैं। जोना कर्टिस से मदद मांगता है और उन्हें एक डिब्बे का पता चलता है जहां टिमी सहित बच्चे मरम्मत का काम कर रहे हैं। ये रहस्य उद्घाटन की गरीब बच्चों को, प्रथम श्रेणी के बच्चों को नहीं, इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था, कर्टिस के लिए अंतिम तिनका के रूप में कार्य करता है। टिमी को डिब्बे से बचाने का प्रयास करने से पहले वो विलफोर्ड पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। एक नाटकीय मोड़ में जोना ने विस्फोटक में आग लगा दी, जिससे एक गगनभेदी विस्फोट हुआ और पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिर गई। पटरी से उतरते और चकनाचूर होते हुए ट्रेन एक भीषण नरकंकाल में बदल जाती है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोगों की जान चली जाती है।
समापन दृश्य में योना और टिमी एकमात्र जीवित बचे लोगों के रूप में उभरते हैं, जिनका स्वागत एक ध्रुवीय भालू की दृष्टि से किया जाता है, जो पृथ्वी के पुनरुद्धार का प्रतीक है। जैसे ही वे मलबे के बीच खड़े होते हैं, उनके अनिश्चित भाग्य की गंभीर वास्तविकता बनी रहती है।